दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे मूल कर्तव्य, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। अब इसके बारे में कुछ खास खास बातों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। दो शब्द आपने सुने होंगे कि हमें संविधान क्या है, कुछ कर्तव्य देता है और कुछ अधिकार देता है। ये एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और अविभाज्य भी होते हैं। क्या होते हैं कि अधिकार क्या है, एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और अविभाज्य भी होते हैं, अर्थात इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को तो रखा गया था, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे। संविधान में क्या, मूल अधिकार तो दिए गए थे लेकिन मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे। दूसरी बात समझे तो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़े जाए, क्योंकि वे मानते थे कि भारत के जो नागरिक है वे तो वैसे ही समझदार है और वे अपने मूल कर्तव्य अर्थात जो उनके कर्तव्य वो उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही निभाएंगे। हालांकि उन्होंने राज्य के जो कर्तव्य है इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया था, अर्थात जो उनसे वो कर्तव्य करवाना चाहते थे वो सारे कर्तव्य उन्होंने किसी न किसी रूप में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर ही लिया था। लेकिन बाद में 1976 में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य थे इनको संविधान में जोड़ दिया गया और 2002 में एक और मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस तरह टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जुड़ गए। अब आगे बात करें तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जो पूर्व रूसी संविधान था अर्थात जो हमारे यूएसएसआर का संविधान था उससे प्रभावित है, अर्थात वहाँ से हमने इसको लिया है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे हमारे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनके संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित किया ही नहीं गया है, अर्थात उनके संविधान में कर्तव्य नाम की चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ कोई साफ साफ कर्तव्य शब्द नहीं है, जबकि हमारे संविधान में ऐसा है। एकमात्र एक जापानी संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्य को बताया गया है। और ये भी हो सकता है इसलिए हो क्योंकि रूस के जस्ट पास में जापान है, तो वहाँ हो सकता है बगल में बैठा उन्होंने टीप लिया हो। टीप लिया मीन्स कि आसपास के संविधान उन्होंने देखे हो, तो उन्होंने यूएसएस का संविधान भी देखा होगा, तो वहाँ से उन्होंने ये मूल कर्तव्य की अवधारणा ले ली हो। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों को बराबर महत्व दिया है, अर्थात दोनों को पूरी बात मानी है कि जिनके अधिकारों को नागरिकों के मूल अधिकार भी होने चाहिए, तो साथ साथ उनके मूल कर्तव्य या फिर कर्तव्य भी होने चाहिए। आगे बात करें, रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्य और दायित्व के निष्पादन से अविभाज्य, अर्थात वे इनसे बच नहीं सकते हैं। अर्थात कर्तव्य और जो दायित्व है उनसे वो बच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि केवल अधिकार का प्रयोग ही करेंगे और कर्तव्य और दायित्व को नहीं निभाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको दोनों ही चीज़ें मिलेगी, उनको कर्तव्य और दायित्व भी निभाने, तभी उनको स्वतंत्रता और अधिकारों का प्रयोग करने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे जो मूल कर्तव्य है इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए आई थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति। तो उसकी क्या क्या सिफारिशें थी? 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारे 1975 से 1977 के बीच में लगा था। इसके दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में क्या करनी थी, संस्तुति या अपनी सिफारिशें देनी थी कि जो आपातकाल के दौरान हमारे मूल नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से होने थे। इसके लिए कौन सी समिति गठन की गई? स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। समिति ने सिफारिश दी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से पाठ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में एक अलग से चैप्टर होना चाहिए, उस चैप्टर में क्या, केवल मूल कर्तव्य ही होने चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा उनके कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केवल एक नागरिकों को कर्तव्य का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए कि भैया इसको ये वाला काम करना है, तो ऐसे नहीं कि केवल उसको बताया जाए, उसको ये भी बताया जाना चाहिए कि उसको ये कर्तव्य किस तरह से निभाना है। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया। जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी तो उन्होंने सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया गया और इसके तहत ये जो हमारे मूल कर्तव्य थे ये लागू हो जाते हैं। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था। कौन सा? तो आपको ये पता होना चाहिए, भाग 4 क में केवल एक ही अनुच्छेद है और वो कौन सा है? 51 क। फिर एक ही अनुच्छेद है इसमें, कौन सा? 51 क, जिसमें क्या पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। कितने? जब इसको शुरुआत की गई थी, जब जोड़ा गया था, तब की बात कर रहे हैं, तब इसमें कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे।
उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक भूल थी, अर्थात हमें मूल कर्तव्य उसी समय जोड़ देने चाहिए थे, और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उन कामों को अब हम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन दावा करता है? हमारी उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी वो। यद्यपि इस स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी। कितने? 8 ही मूल कर्तव्य के लिए कहा था हमारी स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में कितने? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। एक परीक्षा में पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने जो मूल कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश की थी, तो आपको बताना चाहिए कितने? 8 मूल कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बात करें हमारी समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो वो कौन कौन सी सिफारिशें थी जो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको स्वीकार नहीं किया और जो संविधान में उनको शामिल नहीं किया, और वो कौन कौन सी 3 सिफारिशें? पहली तो ये हम 3 सिफारिशें वो देख रहे हैं जो हमारे स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको नकार दिया और इन सिफारिशों को कैंसिल करके अपनी खुद की सिफारिशें लागू की। पहली सिफारिश थी, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब किसी कर्तव्य के अनुपालन से वो कोई इनकार कर दे। तो वो कह रहा है, ये एक ऐसी सिफारिश थी कि यदि भारत का नागरिक किसी भी कर्तव्य को मानने से मना कर देता है तो उस पर आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तो संसद ने कहा कि भैया हमारे नागरिक है, यदि कर्तव्य है तो उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, किसी न किसी तरह से करवाएंगे, लेकिन ना तो उनके ऊपर आर्थिक दंड, न ही सजा का प्रावधान हम नहीं कर सकते। ये तब की बात है 1976। हम दंड ही लगाते फिरेंगे तो यहाँ तो साक्षरता दर तो 50% भी नहीं थी उस समय। तो हमें तो पहले जनता को समझाना पड़ेगा कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं, उसके बाद दंड लगाना है। तो ये वाला तो मना कर दिया। फिर मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर या फिर मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। और तीसरा, कर अदायगी भी नागरिक का मूल कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात चाहे व्यक्ति कम से कम कमाता हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाता हो, चाहे 1 रुपये का ही उस पर कर का भार आए लेकिन उसे कर जरूर चुकाना चाहिए। ठीक है, तो यदि व्यक्ति 1 रुपये का ही कर चुका है तो उसे कर जरूर चुकाना चाहिए। तो ये हमारे स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश थी, और 3 सिफारिशों को माना नहीं गया। अब हम 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनकी देख लेते हैं, मूल कर्तव्य की सूची। तो मूल कर्तव्य की सूची की बात करें तो अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या क्या होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। क्या क्या? संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो दूसरा क्या कर्तव्य हमारा? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है इनको हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। क्या करे? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे क्या करे? अक्षुण्ण बना के रखे, अर्थात जो टूटे नहीं, खराब ना हो, ऐसा बना के रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, अर्थात देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार बैठे। यदि राष्ट्र आपको बुलाता है तो हमेशा तैयार रहें कि हमें देश की रक्षा करनी है। भारत है तो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव के परे हो या फिर इनसे अलग हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हमें ऐसी कोई भी प्रथा, जैसे हमारी सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे डाकन प्रथा, तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना है जो क्या होनी चाहिए? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो वही चीज़, 5वां हमारा मूल कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो क्या? धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सारे भेदभावों से परे होनी चाहिए, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6ठा हमारा मूल कर्तव्य आता है हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है। क्या? हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है इसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करना है, क्योंकि हमारी संस्कृति है तो उसका महत्व समझना है। हमें कहीं भी उसको, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को गाली देते हैं,
हमें पिछड़ा हुआ मानते हैं या फिर हमें जो पुराना मानते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमारी गौरवशाली परंपरा थी, इसका महत्व समझना है और फिर इसका परिरक्षण और संभाल के रखना है। तो ये हमारी वो चीज़ें मान सकते हो आप कि जैसे जो हमारे जितने भी किले हैं, हमारे मंदिर है, जो हमारे महल है, जो पुरानी हमारी जो विरासत है, इनका सम्मान करना जरूरी है। फिर बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की, और इसके अंतर्गत हम वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की रक्षा करें। किस किस की? प्राकृतिक पर्यावरण जैसे हमारे वन, झील, नदी और वन्य जीव, सबकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या दया का भाव रखें। अर्थात ऐसा प्राणी कोई भी हो, छोटा मोटा हो, जो तकलीफ में है, तो आप ऐसे नकार नहीं सकते कि नहीं नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। आपको आगे बढ़ के उस प्राणी की सेवा करनी है, मदद करनी है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो। फिर आगे देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि हमारे मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, अर्थात जो बातें मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का से संबंधित होती है, उन सभी भावनाओं का हमें क्या करना है? विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। खुद भी हिंसा से दूर रखना है, और जितनी भी हमारी सार्वजनिक सरकारी संपत्तियां होती है, चाहे हमारी सरकारी बस हो, ट्रेन हो, या हमारी जो बिल्डिंग्स होती है, एम्बुलेंस होती है, कोई भी यदि साधन है या संसाधन है सरकारी, उन सब का परिरक्षण करना है, मतलब उनको सुरक्षित रखना है, और साथ ही साथ हमें खुद को भी हिंसा से दूर रहना है। अर्थात हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे इनको नुकसान होता हो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। चाहे खुद बढ़ो, चाहे ग्रुप में बढ़ो, लेकिन हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हम क्या है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास हो, कि हमें देश के लिए और खुद के लिए क्या ऊंचाइयों को छूना हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे क्या राष्ट्र निरंतर आगे प्रगति करते हुए, आगे बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां हमारा मूल कर्तव्य आता है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उम्र के बच्चे, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और ये हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है। तो इस तरह हमने 11 मूल कर्तव्य देखे। अब मूल कर्तव्य तो हमने देख लिए, अब मूल कर्तव्य की विशेषताओं के बारे में बातचीत करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं। अब इन बिंदुओं से हम देखते हैं मूल कर्तव्य क्या क्या विशेषता। पहला, उनमें जो 11 मूल कर्तव्य, उनमें कुछ तो नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य, इसमें कुछ तो नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ कैसे हमारे नागरिक कर्तव्य। उदाहरण के लिए देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है। क्या हमें ऐसा करना ही चाहिए? यदि इसमें लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा होता तो भी हमें करना चाहिए था। जबकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना एक तरह का नागरिक कर्तव्य। क्या है ये? नागरिक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का तो पालन करना ही चाहिए, उनका आदर करना ही चाहिए। ये मूल्य क्या है? भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, कि अर्थात ये हमारी जो नस नस में समाये हुए कर्तव्य हैं, और इनको वैसे मौखिक की बजाय अब लिखित में भी कर दिया गया है। कुछ मूल अधिकार, क्या कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल हमारे देश के नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशियों के लिए नहीं होते। मूल अधिकार तो देशी और विदेशी दोनों के लिए होते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल हमारे देश के लोगों के लिए है, विदेशी आदमी पर कोई मूल कर्तव्य लागू नहीं होता है। बात करें निदेशक तत्वों की तरह, मूल कर्तव्य भी क्या गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनके यदि पूरे नहीं होते हैं ये, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की, इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त कानून बना के इनके क्रियान्वयन को लागू कर सकती है, लेकिन इनके जरिए आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे मूल कर्तव्य पूरे नहीं हो रहे, या फिर कोई भी सरकार भी कोर्ट में नहीं जा सकती कि इस व्यक्ति ने अपना मूल कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो ये हमने इसकी विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य की आलोचना भी होती है, इसमें बहुत सारी कमियां निकाली जाती है। कमियों की बात करें मूल कर्तव्यों की, तो वो कौन कौन सी है इनकी देखें। तो संविधान के भाग 4 में जो मूल कर्तव्य है उनकी क्या आलोचना होती है। पहली, कि मूल कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, अर्थात जो मूल कर्तव्य पूरे पूरे होने चाहिए थे वो तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्तव्य, जैसे सबको वोट डालना चाहिए। कहे तो क्या, चुनाव आ गया, वोट नहीं डालता मैं तो कोई बात नहीं, कोई चुना जाए तो ना चुना जाए, इससे मैं क्या मतलब।
लेकिन ये जो मतदान प्रणाली है इसका कड़ा विरोध होता है, जबकि ये एक तरह का मूल कर्तव्य होना चाहिए सबका कि उन्हें चाहे किसी को भी हो देश के विकास के लिए वोट डालना जरूरी है। टैक्स देना, परिवार नियोजन करना, ये सब तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। परिवार नियोजन, एक एक व्यक्ति के कितने 8-8 9-9 बच्चे हो जाते हैं, तो इससे देश का तो नुकसान हो ही रहा है, संसाधनों पर भार बढ़ रहा है। असल में देखें तो कर अदायगी के कर्तव्य को तो स्वर्ण सिंह समिति ने भी कहा था कि ये एक कर्तव्य होना चाहिए कि सबको टैक्स देना है। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है, अर्थात कर्तव्य तो लिखे गए हैं लेकिन उनका मतलब ही समझ में नहीं आता क्या, जिनके अर्थ बहुत सारे होते हैं और आम आदमी के समझने में वैसे कठिन है कि इनका मतलब क्या, मूल कर्तव्य कैसे निभाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, विभिन्न शब्दों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे उच्च आदर्श, उच्च आदर्श पता नहीं कैसे होते हैं, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये ऐसे ऐसे शब्द है जो आम आदमी की समझ से परे, जो शब्द लोगों के समझ में ही नहीं आएंगे उनका पालन वो कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों के द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है, अर्थात मानो तो मानो नहीं तो बाढ़ में जाओ, उस टाइप के हो गए हैं। अर्थात कि गैर न्यायोचित छवि के चलते आलोचक क्या कहते हैं कि केवल एक नैतिक आदेश है, एक नीति रूप में आदेश दिया गया है लोगों को कि उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए, माननी चाहिए और उनसे उम्मीद की जाती है। प्रसंगवश देखें तो स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को न निभाने पर अर्थदंड और सजा का भी सिफारिश की थी कि यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य को नहीं निभाता तो उस पर पैसे का जुर्माना भी लगना चाहिए, साथ ही साथ उसे दंड भी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को नहीं। बात करें संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों के द्वारा अतिरेक करा दिया गया था। क्या करने कि जो चीज़ें कही गई है लोगों के द्वारा, वैसे तो वो चीज़ तो वैसे ही अंडरस्टूड है, समझ में आती है, तो उस चीज़ को भी आपने संविधान में शामिल करके संविधान को बड़ा और बहुत भारी बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्य को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध न भी हो। अर्थात जो मूल कर्तव्य इस तरह के हो गए हैं कि संविधान से जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें मूल कर्तव्य में शामिल कर ली गई। क्योंकि संविधान तो नॉर्मली एक राजनीतिक प्रबंध या राजनीतिक तरीके से संबंध होना चाहिए, लेकिन इसमें तो मूल कर्तव्य में तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी। तो ये एक आलोचना थी। आलोचकों का कहना था कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्य के मूल्य और महत्व को कम करता है। इन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, न कि नीति निर्देशक तत्व के बाद, ताकि मूल अधिकारों के बराबर महत्व रखते। तो इनको नीति निर्देशक तत्व के बाद जोड़े जाना थोड़ी सी कमी थी। अब हम देखते हैं, अभी हमने इनकी विशेषता देख ली, कमियां देख ली, अब महत्व देखते हैं, मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है। आलोचनाओं और विरोध के बावजूद मूल कर्तव्य ऐसे नहीं कह सकते फालतू है, अर्थात इनकी विशेषताओं को निम्नलिखित आधार पर स्वीकार किया जा सकता। कैसे? अपने अधिकारों को प्रयोग करते वक्त यह क्या करता है, नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्यों की भी याद दिलाता है कि लोग क्या करते हैं, अपने अधिकारों को प्रयोग करते हैं, तो अधिकारों के साथ साथ जब कर्तव्य उन्हें पता चलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनको पूरा करना है। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं इनके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी अलग से है कि विशेषता। महत्व की बात देखें कि जो नागरिक होते हैं उनको अपने अधिकार पता है, तो समाज और नागरिकों के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं वो भी उनको पता होने चाहिए। बात करें मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियां, जैसे हमारे राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इनके खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं कि तुम कुछ करो मत करो, ये वाले काम तो बिल्कुल नहीं करने तुम्हें। तो ये कैसे पता चलेगा? मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूकदर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्र लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। अर्थात जो लोग होते हैं कि ये रोड किसको बनानी चाहिए थी, सरकार को बनानी चाहिए थी, तोड़ेगा कौन? तोड़ तो कोई भी सकता है, ऐसे कैसे आप तोड़ सकते हो? तो वही बात है, आपके कुछ कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों के लिए आप है ना, यदि कोई दूसरा उनको तोड़ रहा है, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, तो आप खड़े खड़े मूक दर्शक नहीं हो सकते, देख केवल एक टुकुर टुकुर देख नहीं सकते, उसको टोक भी सकते हो कि भैया ऐसा काम नहीं करना है। बात करेंगे मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। अर्थात कोई भी कानून है वो ठीक है कि नहीं है, कई बार मूल कर्तव्य इनमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या यदि अदालत को पता लगे
के मूल कर्तव्य के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 जिसमें 6 स्वतंत्रता दी गई है के संबंध में तर्कसंगत माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है। मूल कर्तव्य विधि के द्वारा लागू किए जाते हैं। मूल कर्तव्य अपने आप तो लागू नहीं होते, लेकिन मूल कर्तव्य के नाम पर क्या बहुत सारे कानून बने हुए और उन कानूनों के आधार पर उनको लागू किया जाता है। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने या असफल रहने पर संसद इनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। उस समय का जो विधि मंत्री थे HR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 साल बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के कुछ कारण बताए। वो कारण क्या थे? स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की जो अपनी मूल प्रतिबद्धता थी उनके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। जैसे आपातकाल लागू हुआ तो बहुत सारे कार्य हुए, जैसे हमारे गाड़ियाँ जलाना, बसें जलाना या फिर जो सार्वजनिक संपत्ति थी उनको नुकसान पहुंचाना, ये शुरू हो गया। और जो दूसरे लोग होते थे जो खड़े खड़े देखते थे उनको कोई ऐसा लगता ही नहीं था कि देश का नुकसान हो रहा है। तो उस समय ये जरूरत महसूस हुई कि मूल कर्तव्य संबंधी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग जिन्हें विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए थे उन पर संयमी प्रभाव होगा। तो ये मूल कर्तव्य आने के बाद उनको एक तो हल्की सी समझ तो होगी कि हमें ऐसे काम नहीं करने। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने को उचित ठहराया और उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं है, कि हम मूल कर्तव्यों को इसलिए नहीं अपना रहे कि हमें जनता के अधिकार कम करने, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे लोग हैं सब अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तो उनके कर्तव्यों के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया था। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार आई, नई सरकार ने आपातकाल के बाद जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनको हटाया नहीं। इससे पता चलता है कि वो केवल इसीलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वे विपक्ष में थे, नहीं तो वे भी कहीं न कहीं तो इनको जोड़ना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि नई सरकार में तो 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन, अर्थात 43वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने अनेक परिवर्तन किए, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं हटाए। इससे समझ आ सकता है कि कहीं न कहीं वो भी इसको जोड़ना ही चाहते थे। इस बात से पता चलता है कि संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इससे हमें ये और सिद्ध हो जाता है कि उस समय जोड़ा जाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था, अर्थात इसको बढ़ाया और गया। एक बार एक परीक्षा में और पूछा गया था कि ये वर्मा समिति के बारे में पूछा गया था। 1999 में वर्मा समिति किससे संबंधित है? तो यहाँ मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य को लागू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आधार पर हम बहुत सारे कानून बना सकते हैं। और वो कानून कौन कौन से बने देखते हैं। एक कानून हमारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का यदि कोई अनादर करता है तो उसको क्या सजा के प्रावधान होंगे वो इसके अंदर दिए गए। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्मस्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने के मामले में दंड की व्यवस्था करते हैं कि यदि ऐसा कोई करता है तो उसे दंड मिलेगा। फिर एक है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये जाति और धर्म के आधार पर धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। और जो अधिकार अधिनियम है 1976 तक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता था, जिसे SC/ST एक्ट भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त, अभ्यारोपित और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। कि मतलब ऐसी बातें यदि कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक नहीं 1000 होंगे, तो इस तरह की जो बातें करेगा केवल ये बातें नहीं है, इससे क्या हमारे देश की क्या अखंडता टूटती है, अखंडता टूटती है, देश को नुकसान होने वाली बातें हैं। तो यदि कोई ऐसा करता है तो उसको सजा होगी होगी। विधि विप्त जो क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 है, किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानून घोषित करने की व्यवस्था करता है।
कि यदि कोई संगठन ऐसी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है जो गैरकानूनी है तो उनको खत्म कर किया जा सकता है। और बहुत सारे संगठन हैं जिनको ऐसे खत्म किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगना, वोट मांगना, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो भेदभाव बढ़ाने वाली जो संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य, इनको अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। यदि कोई भी हमारे संसद सदस्य, ये विधानमंडल का सदस्य ऐसे काम करता, वोट मांगता धर्म के नाम पे, लोगों में धर्म, जाति या भाषा के नाम पे भेदभाव करने की कोशिश करता है, तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975 ये क्या करता है, दुर्लभ और जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की जो अनियंत्रित कटाई है, वन भूमि के जो गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने को रोक लगाता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने मूल कर्तव्य के बारे में देखा, उनकी विशेषता देखी, उनका महत्व देखा, उनकी आलोचनाएं देखी, उनके आधार पर कौन कौन से अधिनियम बने हैं उनके बारे में देखा, पूरी सूची देखी, इनका जो उद्भव हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।